बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। P3 में स्टार्ट कर रहे हैं भाई, जून 2022 का पेपर। सबसे पहले हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है भाई। तो सवाल कह रहा है द कर्व सी हैज इक्वेशन y इज इक्वल टू 3x - 2 होल थिंग रेज टू द पावर 6। आपने dy ओवर dx निकालना है और आप यहाँ पे चेन रूल इस्तेमाल कर लेंगे। यानी कि इक्वेशन ऑफ द कर्व इज y इज इक्वल टू 3x - 2 होल थिंग इज रेज टू द पावर 6। सो dy ओवर dx क्या हो जाएगा? dy ओवर dx विल बी इक्वल टू 6, जो यहाँ पे है इन द पावर, ये नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3x - 2 को एज इट इज लिख देंगे और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे एंड देन मल्टीप्लाइड बाय 3x - 2 का डेरिवेटिव। ठीक है। यानी कि dy ओवर dx इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 3x - 2 होल थिंग रेज टू द पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3। यानी कि 6 टाइम्स 3 18 हो गया। यानी कि 18 मल्टीप्लाइड बाय 3x - 2 होल थिंग रेज टू द पावर 5। ये आपका dy ओवर dx का फंक्शन हो गया। ये वर्किंग हो गई फॉर 2 मार्क्स। ये आपका पार्ट ए हो गया। उसके बाद पार्ट बी क्या कह रहा है भाई? पार्ट बी कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू सी एट पॉइंट पी। और अपना आंसर आपने लिखना है इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेर ए बी एंड सी आर इंटीजर्स टू बी फाउंड। और पॉइंट पी आपके पास है 1/3, 1 जो कि कर्व पे लाई करता है। ठीक है भाई। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? आपको बताया कि भाई पॉइंट पी का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो आपके पास है 1/3। तो सबसे पहले आपने क्या करना होगा? सबसे पहले आपको जो है वो डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी एट एक्स इज इक्वल टू 1/3। तो ये जो डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू आएगी ये आपको बताएगी ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट पी। एट पॉइंट पी जो कि 1/3, 1 है। सो पहले हम क्या करेंगे? डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे एट एक्स इज इक्वल टू 1/3। यानी कि डी वाई ओवर डी एक्स विल बी इक्वल टू 18 मल्टीप्लाइड बाय 3 टाइम्स 1/3, 3 टाइम्स 1/3 -2 होल थिंग इज रेज टू द पावर 5। ठीक है भाई। यानी कि 18 मल्टीप्लाई बाय व्हाट? ये हो जाएगा 1 - 2 होल थिंग रेज टू द पावर 5। तो ये हो जाएगा 18 मल्टीप्लाइड बाय -1 यानी कि -18। तो ये जो आपके पास डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू आई है दिस इज द ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट। ठीक है भाई। तो हमें क्या चाहिए होगा? ग्रेडियंट ऑफ द नॉर्मल, बिकॉज हमने निकालनी है इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। सो हम कहेंगे ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल मल्टीप्लाई बाय ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू -1। यानी कि ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल मल्टीप्लाइड बाय -18 इज इक्वल टू -1। लिहाजा ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय -18। यानी कि ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू 1/18। तो जब मैं इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालने जाऊंगा तो मैं ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालने जा रहा हूं जिसका ग्रेडियंट मेरे पास 1/18 है एंड इट पासिस थ्रू द पॉइंट P विच इज 1/3, 1। ठीक है भाई। इट पासिस थ्रू द पॉइंट P विच इज 1/3, 1। यानी कि y माइनस y1 इज इक्वल टू m मल्टीप्लाइड बाय x माइनस x1। यानी कि y माइनस 1 इज इक्वल टू 1/18 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 1/3। ठीक है भाई। तो अब रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी है कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में दो। तो इसका मतलब 18 मल्टीप्लाइड बाय वाई माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1/3। यानी कि 18y माइनस 18 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1/3। ठीक है भाई। तो इसका मतलब क्या हो गया कि x माइनस 18y माइनस 1/3 प्लस 18 एंड दिस होल थिंग इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? x माइनस 18y एंड देन -1/3 प्लस 18 क्या हो गया? -1/3 प्लस 18 हो गया 53/3। तो ये आपके पास आ गया 53/3 एंड दिस होल थिंग इज इक्वल टू 0। लेकिन एक स्टेप और परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि सवाल कह रहा है भाई ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में लाओ वेर ए बी एंड सी आर इंटीजर्स टू बी फाउंड। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग ए बी सी जो है वो इंटीजर्स हैं। अगर तो बोलता सवाल कि ए बी सी आर कॉन्स्टेंट्स टू बी फाउंड तो हमारी यहाँ पे रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाती।
कोई मसला ही नहीं था। लेकिन अभी सी आपको दिख रहा है इंटीजर नहीं है, तो आपको यहाँ पे 3 को खत्म करना है ना यहाँ से, तो जाके ये इंटीजर बन जाए। पूरी पूरी इक्वेशन में हर टर्म आपके पास इंटीजर की फॉर्म में आ जाए। तो आप क्या करा दोगे, आखिरी स्टेप, मल्टीप्लाई बाय 3 ऑन बोथ साइड्स। ये काम करना पड़ेगा, तो जाके इसका एक्यूरेसी मार्क आपको आखिर में मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग यहाँ पे ए बी एंड सी ऑल आर इंटीजर्स टू बी फाउंड। सो ये 3x माइनस वॉट, 18 टाइम्स 3 क्या होता है भाई, 54। सो 3x माइनस 54y प्लस 53 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर a इज इक्वल टू 3, a जो है वो 3 हो गया, b इज इक्वल टू माइनस 54 हो गया, एंड c इज इक्वल टू 53 हो गया। ये बात आ रही समझ में? बताइए प्लीज, एनी इशू विद दिस? कोई मसला यहाँ तक? नो इतना सर। कॉपी कर लिया भाई। तो चूंकि एक ऐसी कंडीशन मेंशन है कि इंटीजर्स की फॉर्म में बताना है, तो फिर हर टर्म को आपने इंटीजर फॉर्म में बताना है, इंटीजर बनाना पड़ेगा। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। किसी ने वर्किंग कॉपी नहीं की तो बता सकते हैं, वेट कर लूंगा। तो भाई सवाल कह रहा है द फंक्शंस एफ एंड जी आर डिफाइंड बाय एफ एक्स, क्या है भाई, एफ एक्स इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स ओवर 3x प्लस 2, वेर एक्स कैन टेक एनी रियल वैल्यूज, बशर्ते कि एक्स जो है वो -2/3 के इक्वल ना हो। क्योंकि अगर -2/3 के इक्वल हो जाएगा तो 3x+2 विल बी इक्वल टू 0, और ये फंक्शन f जो है वो अनडिफाइंड हो जाएगा। यानी कि x इज इक्वल टू -2/3 इज अ एसिम्प्टोट। फिर जी एक्स इज इक्वल टू 2x-7, इसमें कोई डोमेन की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, x कैन टेक एनी रियल वैल्यूज। और ये जो एफ एक्स है इसमें भी कोई डोमेन की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वो बड़ी ऑब्वियस ही बात है कि भाई x इज नॉट इक्वल टू -2/3। ठीक है ना भाई? तो हमने क्या करना है, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ FG5। तो बड़ी सिंपल सी कहानी है भाई। पहले आप एक काम करो, G5 की निकाल लो वैल्यू, जब वो G5 आ जाए तो उसको f के अंदर पुट कर देना। तो GX आपके पास क्या है भाई, GX इज इक्वल टू 2x-7। तो G5 की वैल्यू क्या है भाई, G5 विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स 5 एंड देन -7। मतलब कि G5 की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 2 टाइम्स 5 हो गया 10 एंड देन -7, तो ये 3 हो गई। तो FG5 का मतलब क्या हो गया कि भाई एफ एक्स फंक्शन में जहां जहां एक्स है वहां वहां G5 पुट कर दिया जाए। तो इसका मतलब एफ एक्स फंक्शन में जहां जहां एक्स है वहां वहां 3 पुट कर दिया जाए। मतलब कि आपने F3 की वैल्यू निकालनी है। आपने जो है वो F3 की वैल्यू निकालनी है। तो F3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 - 3 डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स 3 एंड देन +2। सो 5 - 3 जो है वो आपके पास 2 हो गया, और 3 टाइम्स 3 एंड देन +2 यानी कि 9 + 2 यानी कि 11। 2/11 इज योर आंसर, पार्ट ए। ये वर्किंग करने के 2 मार्क्स। उसके बाद पार्ट बी है। पार्ट बी है, आपने एफ इनवर्स का फंक्शन निकालना है। अब देखो, कोई सा भी फंक्शन हम लिखते हैं ना तो साथ में डोमेन भी लिखते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पे डोमेन भी बताने का आपको 1 मार्क मिलेगा, इंडिपेंडेंट मार्क है उसके लिए। डोमेन भी आपको इनवर्स फंक्शन की बतानी पड़ेगी। वो अलग बात है कि सवाल मेंशन कर दे, कुछ केसेस में बोल देता है कि आपको यहाँ पे डोमेन बताने की नीड नहीं है, तो फिर वहां पे फिर आपको डोमेन बताने की नीड नहीं होगी। लेकिन कोई भी फंक्शन जब लिखा जाता है तो उसकी डोमेन भी साथ साथ लिखी जाती है। तो यहाँ पे एफ इनवर्स एक्स का फंक्शन भी निकाल लोगे, और फिर जो डोमेन होगी वो भी आपको यहाँ पे बतानी पड़ेगी, उसका 1 मार्क अलग से है, इंडिपेंडेंट मार्क। ठीक है ना भाई? तो सबसे पहला स्टेप है y इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, यानी कि y इज इक्वल टू 5 - x डिवाइडेड बाय 3x+2। ठीक है भाई, इसका मतलब y मल्टीप्लाई बाय 3x+2 इज, दिस इज इक्वल टू 5 - x, यानी कि 3xy+2y इज इक्वल टू 5 - x। अब क्योंकि हमने x को सब्जेक्ट बनाना है ऑफ द इक्वेशन, तो x से रिलेटेड जो जो टर्म्स हैं वो एक तरफ कर देते हैं। यानी कि 3xy+x इज इक्वल टू 5 - 2y। और अब x को कॉमन लिया, तो टेकिंग x कॉमन मल्टीप्लाई बाय 3y+1, एंड दिस इज इक्वल टू 5 - 2y। यानी कि x को जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो x इज इक्वल टू 5 - 2y डिवाइडेड बाय 3y+1। यानी जहां पे x लिखा हुआ है वहां पे हम f इनवर्स x लिख देंगे, और जहां जहां y लिखा हुआ है वहां वहां x लिख देंगे। तो ये 5 - 2x डिवाइडेड बाय 3x+1, ये आपका f इनवर्स x का फंक्शन हो गया। और जिस तरह फंक्शन पे कोई डोमेन की रिस्ट्रिक्शन नहीं थी,
तो यहाँ पे भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। x कैन टेक एनी रियल वैल्यूज, लेकिन बशर्त ये कि x जो है वो -1/3 के बराबर ना हो, क्योंकि अगर x -1/3 के बराबर हो गया तो फिर ये इनवर्स फंक्शन जो है वो अनडिफाइन हो जाएगा। ये बात समझ आ रही है? ये डोमेन इस तरह लिखने का यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट मार्क है। एनी इशू विद दिस? बताओ जल्दी से प्लीज। कोई स्टेप रिपीट करना है? ये आपका पार्ट बी हो गया। उसके बाद पार्ट सी कह रहा है सॉल्व द इक्वेशन f1/a इज इक्वल टू GA+3। बड़ी कुछ सिंपल सी कहानी है भाई, ठीक है ना भाई? इसको सॉल्व करते हैं। तो एफ एक्स क्या भाई आपके पास? एफ एक्स आपके पास है 5 - x डिवाइडेड बाय 3x+2, ठीक है। और जी एक्स आपके पास क्या है? जी एक्स आपके पास जो है वो 2x - 7 है। सो f1/a का मतलब क्या है कि एफ एक्स फंक्शन में जहां जहां x है वहां वहां 1/a आ जाए। इनपुट ऑफ द फंक्शन जो है वो 1/a बन जाए, यानी कि 5 - 1/a डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स 1/a एंड देन +2, ठीक है भाई। और यहाँ पे आपके पास जो है वो GA+3, यानी जहां जहां x है वहां वहां a+3 आ जाए। तो ये 2 टाइम्स a+3 एंड देन -7, ठीक है भाई। तो सबसे पहले एक काम करते हैं यार, यहाँ पे हम जरा कुछ सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं। f1/a में इसकी वर्किंग में कर रहा हूँ ऊपर, और पहले की जो वर्किंग है इसको मैं जरा रिमूव कर रहा हूँ, और इसकी वर्किंग में कर रहा हूँ इस बॉक्स के अंदर विथ ग्रीन पेन। सबसे पहले देखो 5 - 1/a को, इसको मैं एक्सप्रेस करना चाह रहा हूँ एज अ सिंगल फ्रैक्शन, तो मैं एलसीएम ले लूँ तो ये a हो गया। 1 टाइम्स a है, तो यहाँ पे फिर ये 5a हो जाएगा एंड देन -1। और फिर उसके बाद फोकस करो 3 टाइम्स 1/a एंड देन +2, यानी कि ये 3/a एंड देन +2। इसको मैं एक्सप्रेस करना चाह रहा हूँ एज अ सिंगल फ्रैक्शन, एलसीएम ले लूंगा तो यहाँ पे ये 3 हो गया और यहाँ पे ये 2a हो गया। मतलब कि कहानी कुछ ऐसी हो गई है कि 5a - 1 डिवाइडेड बाय a एंड दिस होल थिंग इज डिवाइडेड बाय 3 + 2a डिवाइडेड बाय a। मतलब ये कहानी कुछ ऐसी है कि 5a - 1/a इज डिवाइडेड बाय 3 + 2a डिवाइडेड बाय a। तो कहानी कुछ फिर ऐसी हो गई कि 5a - 1 डिवाइडेड बाय a मल्टीप्लाई बाय a ओवर 3 + 2a, यानी कि ये a और ये a कैंसिल आउट हो गया। लिहाजा f1/a बराबर हो गया 5a - 1 डिवाइडेड बाई 3 + 2a के, ठीक है ना भाई? तो यहाँ पे हमने कुछ आसान स्टेप्स परफॉर्म कर लिए। ये भाई कुछ कोई बोल रहा है? कुछ बोल, कोई अगर कुछ बोलना चाह रहे तो बोले। आई थिंक गलती से म्यूट हो गया किसी का। बहरहाल, सो हमने सॉल्व करना है भाई f1/a इज इक्वल टू GA+3, यानी कि f1/a क्या आ गया हमारे पास? f1/a की जगह हम लिख देंगे 5a - 1 डिवाइडेड बाय 3 + 2a, एंड दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स a+3 एंड देन -7। आगे आपको पता है क्या करना है, जल्दी से सॉल्व करो। 5a - 1 डिवाइडेड बाय 3 + 2a, दिस इज इक्वल टू 2a + 6 एंड देन -7, यानी कि 5a - 1 डिवाइडेड बाय 3 + 2a, दिस इज इक्वल टू 2a - 1। अब ये जो मैंने सारे यहाँ पे स्टेप परफॉर्म किए ग्रीन में, अभी कोई लाजमी नहीं कि आप पूरे पूरे स्टेप इस तरह परफॉर्म करो, ये सिर्फ आप लोगों की आसानी के लिए काम किया है। यहाँ पे इस स्टेप में यानी कि आप ए और ए को करा देते कैंसिल आउट, तो भी मतलब आ गई बात समझ में, ठीक है ना भाई? तो ये है, ठीक है भाई। तो मैं यहाँ पे बस इस इक्वेशन को सॉल्व कर दूंगा अब, जो मेरे पास आई है फॉर्म। 5a - 1 विल बी इक्वल्स टू 3 + 2a मल्टीप्लाइड बाय 2a - 1। सो 5a - 1 इज इक्वल टू वॉट? पहले 3 को 2a से मल्टीप्लाई करवाया तो ये 6a हो गया, फिर 3 को -1 से मल्टीप्लाई करवाया तो ये -3 हो गया, फिर 2a को 2a से मल्टीप्लाई करवाया तो ये 4a² हो गया, ठीक है भाई। और फिर 2a को -1 से मल्टीप्लाई करवाया तो ये -2a हो गया। तो सब टर्म एक तरफ कर देते हैं, 4a² +6a - 2a - 5a -3 + 1 एंड दिस होल थिंग इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई।
सो ये 4a² और फिर उसके बाद 6 - 2 एंड देन -5, तो ये हो गया -1, यानी कि 4a² -a -2 एंड दिस होल थिंग इज इक्वल टू 0। 4 × 2 आपके पास 8 हो गया, और यहाँ पे फिर फैक्टराइजेशन हो नहीं सकती, तो यहाँ पे फिर अप्लाई कर देते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सो a इज इक्वल्स टू माइनस -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -1 का होल स्क्वायर -4 टाइम्स -2 एंड दिस होल थिंग इज डिवाइडेड बाय 2 × 4, यानी कि a इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ व्हाट, अंडर रूट के अंदर क्या आ रहा है भाई, 1 माइनस 4 टाइम्स -2, अंडर रूट में आ रहा है 33 एंड देन होल थिंग इज डिवाइडेड बाय 8। सो ये आपका आंसर हो जाएगा फाइनली कि a इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 33 कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 8, या फिर इस तरह लिख दें कि a इज इक्वल्स टू 1/8 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 33। ये क्लियर है भाई? कोई मसला है यहाँ तक? प्लीज बताएं। एनी इश्यूज विद दिस? कोई स्टेप रिपीट करना है? बताओ। उसके बाद हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है गिवन दैट k इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ 9x डिवाइडेड बाय 3x² प्लस k। ठीक है भाई, और ऑब्वियसली बात है हमारे पास आंसर भी क्या आएगा, इन टर्म्स ऑफ k आएगा, अभी क्योंकि k अननोन है। तो भाई ये आपके पास f' ओवर fx की फॉर्म बन रही है, बिकॉज आपको दिख रहा है कि एक ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर इज लीनियर, और यहाँ पे आपके पास दिस 3x² प्लस k इज क्वाड्रेटिक। तो ये क्या है, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। तो समझो ये आपके पास f' ओवर fx की फॉर्म है। तो एग्जैक्टली जब ये f' ओवर fx की फॉर्म नहीं होती, तो बहुत से बहुत एक कांस्टेंट हम एडजस्ट करानी पड़ती है बाय मल्टीप्लाइंग। तो फिर जाके f' ओवर fx को जब आप इंटीग्रेट करते हो विद रिस्पेक्ट टू x, सो यू गेट ln मॉड्यूलस ऑफ fx एंड देन प्लस c। ठीक है भाई, तो हम कुछ इस तरह वर्किंग कर लेते हैं कि fx इज इक्वल्स टू 3x² प्लस k। तो भाई उसूलन f' क्या हो जाएगा, उसूलन f' हो जाएगा 6x जस्ट। ठीक है ना, क्योंकि k तो एक कांस्टेंट है जो कि डिफरेंशिएट होके हो जाएगी 0। तो fx जब आपके पास 3x² प्लस k है, तो f' आपके पास क्या हो जाएगा, जस्ट 6x हो जाएगा। ठीक है भाई, तो अब सवाल जो है, सवाल अगर आपके पास इस फॉर्म में होता, अगर आपके पास ये फ्रैक्शन जिसको आपने इंटीग्रेट करना है, ये अगर इस फॉर्म में होता कि 6x डिवाइडेड बाय 3x² प्लस के, इसको अगर इंटीग्रेट करना होता विद रिस्पेक्ट टू x, फिर तो कोई मसला ही नहीं था, फिर तो हम क्या बोलते कि ln मॉड्यूलस ऑफ 3x² प्लस के एंड देन प्लस सी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो रहा, अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो रहा। हमें यहाँ पे न्यूमरेटर में 6x नहीं चाहिए, हमें चाहिए 9x, यानी कि 6 की कांस्टेंट हम नहीं चाहिए, 9 चाहिए। तो पहले हम क्या करेंगे, 6 हटाएंगे यहाँ से, 6 को पहले करेंगे फारिग। तो पहले करा दें मल्टीप्लाई बाय 1/6, 6 को पहले करा दिया फारिग, और 9 को इंट्रोड्यूस कराना है तो मल्टीप्लाई बाय 9। तो यूं समझो स्टेप क्या परफॉर्म करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 9/6 ऑन बोथ साइड्स, जो कि सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्या होता है भाई, 3/2। पता चला कि भाई जब आप इंटीग्रेट करेंगे 9x डिवाइडेड बाय 3x² प्लस के को विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपके पास 3/2 मल्टीप्लाई बाय ln मॉड्यूलस ऑफ 3x² प्लस के एंड देन प्लस c आ जाएगा। कोई मसला है यहाँ तक? कोई इंसान ये अगर चाहता है कोई स्टेप रिपीट करूं तो बताओ। भाई 6 हमें नहीं चाहिए, हमें 9 चाहिए, तो 6 को पहले करो फारिग। 6 को हटाने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1/6, और 9 को इंट्रोड्यूस कराना है तो फिर क्या कराना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 9। तो यूं बोल दो कि मल्टीप्लाई बाय 9/6 ऑन बोथ साइड्स। ये बात समझ आ रही है भाई? बोलिए प्लीज। वरना ऑल्टरनेटिवली अपनी आसानी के लिए आप एक काम और ये कर सकते हो, जो कि बहुत ही कोई बच्चों वाला स्टेप है, लेकिन क्या है वो सिर्फ आप लोगों की आसानी के लिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इस तरह मैंने एग्जांपल्स कराते हुए भी ये बात एक्सप्लेन की थी। भाई 6 आपको नहीं चाहिए, अब क्या चाहिए, 9। भाई 6 को किस से मल्टीप्लाई कराएं कि हमारे पास आ जाए 9, तो उस अननोन चीज को रख दें x, यानी कि x इज इक्वल टू 9/6। ये बात आ रही समझ में भाई, आसान अल्फाजों में बता दो।
तो जो फैसला करना हो कि कौन सी कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई कराएं, तो इस तरह भी फैसला कर सकते हो, जो आपको सही लगे, जो आपको कंफर्टेबल लगे। वरना जिस तरह मैंने पहले करके दिखाया वो भी एक बहुत सिंपल सी अप्रोच है। भाई मैं कुछ पूछ रहा हूँ आप लोगों से, हाँ या ना में जवाब दे दिया करो। सर क्लियर। यस। उसके बाद क्या रहा है, गिवन डेट ऑल्सो, कि जब 9x डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर प्लस के को इंटीग्रेट करते हो विद रिस्पेक्ट टू x विद अपर लिमिट 5 एंड लोअर लिमिट 2, तो जाके आपके पास एग्जैक्टली ln 8 आता है। इस कंडीशन के तहत फाइंड द वैल्यू ऑफ के। बड़ी सिंपल सी कहानी है यार। ठीक है, तो जब आप इंटीग्रेट करेंगे 9x डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर प्लस के को विथ रिस्पेक्ट टू x विथ अपर लिमिट 5 एंड लोअर लिमिट 2, सो ये क्या होगा, ये 3/2 मल्टीप्लाई बाय एल एन मॉड्यूलस ऑफ 3x स्क्वायर प्लस के आ जाएगा। c अब नहीं लिखेंगे बिकॉज वी आर डीलिंग विद अ डेफिनेट इंटीग्रल नाउ। अपर लिमिट इज 5 and lower limit is 2, and this will exactly give you the value of ln 8। शाबाश, इस कंडीशन के तहत k की वैल्यू निकालनी है। अरे अब तो मतलब ये हो गया कि एक काम करते हैं, पहले 3/2 को ना कंप्लीट एज अ कांस्टेंट हम कंसिडर कर लेते हैं बाहर। सो 3/2, ठीक है। फिर उसके बाद आप पहले लिख दें एल एन 3 टाइम्स, एल एन के अंदर आर्गुमेंट क्या है, 3 टाइम्स 5 स्क्वायर प्लस के, ठीक है, और फिर माइनस एल एन 3 टाइम्स 2 स्क्वायर एंड देन प्लस के, ठीक है भाई। एंड दिस होल थिंग इज इक्वल्स टू एल एन 8, यानी कि 3/2 इज कम्प्लीटली मल्टीप्लाई बाय व्हाट, यहाँ पे 3 टाइम्स 5 स्क्वायर यानी कि 25 मल्टीप्लाई बाय 3 हो गया 75, यानी कि एल एन 75 प्लस के, यानी कि लॉग के अंदर आर्गुमेंट क्या हो गया 75 प्लस के, और फिर माइनस एल एन वॉट, 2 स्क्वायर हो गया 4 और 4 टाइम्स हो गया 12, यानी कि एल एन 12 प्लस के हो गया। ठीक है भाई, एंड दिस होल थिंग इज इक्वल्स टू एल एन 8। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे इस ब्रैकेट के अंदर अप्लाई करते हैं कोशेंट लॉ ऑफ लोगैरिथम्स। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू दिस ये हो जाएगा एल एन 75 प्लस के डिवाइडेड बाय 12 प्लस के, और ये जो कांस्टेंट हम यहाँ पे 3/2 मल्टीप्लाई हो रही ना, हमें फिर को क्या, तो हम यहाँ पे ये करते हैं कि ये इस 2 को एल एन 8 से मल्टीप्लाई करा देते हैं और इस 3 को एल एन 8 से करा देते हैं डिवाइड। ठीक है ना भाई, तो इसको यूं लिख देते हैं कि 2/3 मल्टीप्लाइड बाय एल एन 8। इस स्टेप में कोई मसला किसी को बताइए। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? सो फिर क्या कर सकते हैं, ये जो 2/3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है ना, इसको भेज देते हैं पावर में। सो ये एल एन 75 प्लस के डिवाइडेड बाय 12 प्लस के, दिस इज इक्वल टू एल एन 8 की पावर 2/3, और 8 की पावर 2/3 भाई 4 होता है, यानी कि ये इसको मैं ऊपर स्टेप परफॉर्म कर रहा हूँ विथ ग्रीन पेन, ऊपर कंटिन्यू कर रहा हूँ टॉप पे, टॉप राइट पे, यानी कि एल एन 75 प्लस के डिवाइडेड बाय 12 प्लस के, दिस इज इक्वल टू एल एन 4। तो अब मैं यहाँ पे कह सकता हूँ ये एल एन और ये एल एन कैंसिल आउट। ये स्टेप आया समझ में? वरना आप ये भी कर सकते हो कि एल एन 75 प्लस के डिवाइडेड बाय 12 प्लस के माइनस एल एन 4 इज इक्वल टू 0, और फिर अप्लाई कर दो कोशेंट लॉ, तो ये थोड़ा लंबा काम हो जाएगा। तो बेहतर ये है कि एल एन हटा दिया जाए वहां से। ये बात समझ आ रही है? बताइए प्लीज, कोई स्टेप रिपीट करना है तो बता दो। ये क्लियर हो रहा है? तो ये 75 प्लस के डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स 12 प्लस के, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू ई रेज़ टू द पावर 0 विच विल बी इक्वल्स टू 1, यानी कि ये आपके पास 75 प्लस के इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स 12 प्लस के। अब ये जो मैंने बहुत एक्स्ट्रा वर्किंग यहाँ पे दिखा दी ना, फिर ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझाना मैं चाह रहा हूँ कि यहीं पे क्या करते हैं, एल एन और एल एन कैंसिल आउट करा देते हैं। ठीक है ना भाई, तो ये कहानी है। तो 75 प्लस के इज इक्वल्स टू 48 प्लस 4 के, लिहाजा 75 माइनस 48 इज इक्वल्स टू 4 के माइनस के। 75 माइनस 48 क्या हो गया 27, 27 इज इक्वल्स टू 3 के, एंड के इज इक्वल्स टू 27/3, के की वैल्यू आ रही है 9। कोई मसला यहाँ तक भाई? क्लियर हो रहा है? कोई मसला यहाँ तक? इतनी वर्किंग कॉपी कर ली? ऑल राइट।
अच्छा भाई, सवाल कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, आपके पास कह रहा है कि द नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स टू एन ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विस एन इज मॉडल्ड बाय द इक्वेशन एन इज इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बाय बी की पावर टी। ठीक है, वेर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स, वेर टी इज द नंबर ऑफ ईयर्स सिंस द मॉनिटरिंग बिगन। ठीक है भाई, और आपके पास है एक लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टी एंड लॉग विद द बेस आर्ग्यूमेंट एन। ठीक है, इसको हम एल जी एन भी कह सकते हैं, बिकॉज लॉग विद द बेस 10 क्या होता है, एल जी। तो ये एल जी एन भी अगर लिखा हुआ हो तो भी कोई मसला नहीं है, एक ही बात हो जाती है। ठीक है भाई, और कहता है कि द लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट्स, एक पॉइंट है 0,3.08 और एक पॉइंट है 5,3.85। तो कहता है कि द लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट्स, वो हमें दिख रहा है, वही चीज ऊपर लिखी हुई है। सो इस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए फाइंड एन इक्वेशन फॉर दिस लाइन। तो इक्वेशन क्या है भाई, n इज इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बाई बी की पावर टी। ये अभी क्या है, एक नॉन लीनियर इक्वेशन। ठीक है भाई, सो इसको हमने लीनियर बनाना है और हमें log विद द बेस 10 इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा ऑन बोथ साइड्स। तो log with the base 10 argument n, this is equals to log with the base 10 and argument is a multiplied by b की पावर t। a multiplied by b की पावर t। तो सबसे पहले हम अप्लाई कर देंगे प्रोडक्ट लॉ ऑफ लोगैरिथम्स। तो log with the base 10 argument n is equals to log with the base 10 argument यहाँ पे a प्लस log with the base 10 argument हो जाएगा b की पावर t। अब अप्लाई कर देंगे पावर लॉ ऑफ लोगैरिथम्स, यानी कि log with the base 10 argument n is equals to log with the base 10 argument a plus t times log with the base 10 argument b। तो पहले मैं एक काम करता हूँ, इक्वेशन को जरा रीअरेंज करके इस फॉर्म में लिख दूं कि log with the base 10 argument n, this is equals to t multiplied by log with the base 10 argument b plus log with the base 10 argument a, log with the base 10 argument a। ठीक है भाई, अब हमारे पास देखो, हमारे पास जो पॉइंट्स हैं वो किस फॉर्म में है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हमारे पास t है और वर्टिकल एक्सिस पे हमारे पास log with the base 10 argument n है, यानी कि LGN। तो कहने का मतलब ये है कि द कोऑर्डिनेट्स आर इन द फॉर्म ऑफ t कॉमा log with the base 10 argument n। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जब log with the base 10 argument n जब आपके पास सब्जेक्ट ऑफ द इक्वेशन बन जाएगा, सो वॉट एवर द कोफिशिएंट ऑफ t इज, दैट इज द ग्रेडियंट। क्योंकि जब आपके पास कोऑर्डिनेट्स आर इन द फॉर्म ऑफ x कॉमा y, तो आप क्या कहते हो कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में आपके पास इक्वेशन होती है। यानी कि y जब आपका सब्जेक्ट ऑफ द इक्वेशन बन जाता है, सो वॉट एवर द कोफिशिएंट ऑफ x इज, दैट इज द ग्रेडियंट। तो अब आपके पॉइंट्स जो हैं वो इस फॉर्म में हैं, टी कॉमा लॉग विद द बेस 10 आर्गुमेंट एन। आपकी आंखें आपको बता रही हैं कि भाई लॉग विद द बेस 10 आर्गुमेंट एन जो है वो सब्जेक्ट बन चुका है। सो व्हाट एवर द कोफिशिएंट ऑफ टी इज, दैट इज द ग्रेडियंट। यानी कि टी के साथ क्या चीज मल्टीप्लाई हो रही है, लॉग विद द बेस 10 आर्गुमेंट बी। पता चला भाई ग्रेडियंट ऑफ दिस लाइन विल बी लॉग विद द बेस 10 आर्गुमेंट बी। इस बात से एग्री करते हो भाई, बताओ। तो हम यहाँ पे निकाल लेंगे इस लाइन का ग्रेडियंट। एक पॉइंट है हमारे पास 0,3.08 और एक पॉइंट है हमारे पास 5,3.85। तो पहले आप निकाल लें ग्रेडियंट, यानी कि 3.85 माइनस 3.08 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 0। भाई ये बात सबको समझ आ रही है, बताओ जल्दी से। कैलकुलेटर में एक साथ लिख दें, 3.85 माइनस 3.08 एंड देन डिवाइडेड बाय 5। तो ये आ रहा है आपके पास 0.154। द ग्रेडियंट ऑफ दिस लाइन है 0.154। ठीक है भाई, लेकिन अभी यहाँ पे स्पेसिफिकली ए और बी निकालने का बोला नहीं है, वो अगले पार्ट में, पार्ट बी में। यहाँ पे अभी हमने जस्ट निकाल लिया है ग्रेडियंट, तो वो हमारे पास आ चुका है 0.154। और ये जो हमारे पास ये टर्म है ना, लॉग विद द बेस 10 आर्गुमेंट ए, इसकी जगह हम लिख देंगे इसका वर्टिकल इंटरसेप्ट, यानी कि 3.08। ठीक है ना भाई, तो हमारे पास जो पार्ट ए की रिक्वायरमेंट फिर इस तरह फुलफिल हो जाएगी कि हम अपनी इक्वेशन जो है वो इस तरह लिख देंगे कि log विद द बेस 10 आर्ग्यूमेंट n, दिस इज इक्वल्स टू t मल्टीप्लाई बाय 0.154, यानी कि 0.154 मल्टीप्लाई बाय t प्लस log विद द बेस 10 आर्ग्यूमेंट a। इसकी जगह हम लिख देंगे 3.08, बिकॉज इस इक्वेशन का वर्टिकल इंटरसेप्ट हमें पता है, इस लाइन का वर्टिकल इंटरसेप्ट हमें पता है, तो यहाँ पे 3.08 लिख दिया जाएगा। तो ये हमारी पार्ट ए की रिक्वायरमेंट यहाँ पे कंप्लीट हुई। ये बात आ रही समझ में, बताइए प्लीज। कोई स्टेप रिपीट करना है?
और अब अगले पार्ट में हम ए और बी की वैल्यू निकाल लेंगे इसको इस्तेमाल करते हुए। अब इन्होंने यहाँ पे आपको पार्ट ए और बी अलग अलग करके पूछा है। पार्ट ए दिया है 2 मार्क का, पार्ट बी दिया है 3 मार्क का, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक पूरा पार्ट आपको 5 मार्क का मिला के पूछ ले, जिसमें इक्वेशन भी मांग लेगा और वो ए और बी की वैल्यू भी मांग लेगा। ये बात आ रही समझ में भाई? बताओ, जल्दी से बता दो प्लीज। ठीक है भाई, तो आप कंपैरिजन कर रहे हैं किस चीज से? इस इक्वेशन का आप कंपैरिजन कर रहे हैं log with the base 10 argument n, this is equals to what? Log with the base 10 argument b multiply by t प्लस 3.08 का कंपैरिजन किससे होगा? log with the base 10 argument a से। ठीक है ना भाई? सो सिंस हमें पता है कि इस लाइन का जो ग्रेडियंट है वो 0.154 है, और ग्रेडियंट हमारे पास log with the base 10 argument b है, लिहाजा log with the base 10 argument b will be equals to 0.154, यानी कि b को जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो b is equals to 10 raised to the power 0.154. So b is equals to how much? 10 raised to the power 0.154. This is supposed to be how much? 1.4256, और हमने बताना है correct to 3 significant figures. So b is equals to 1.43 correct to 3 significant figures. ये हमारे पास आ गई बी की वैल्यू, और इसी तरह हम यहाँ पे ए की वैल्यू निकाल लेंगे। तो कंपैरिजन करेंगे लॉग विद द बेस 10 आर्ग्यूमेंट ए का विथ 3.08। इसकी वर्किंग मैं कर रहा हूँ टॉप पे विद ब्लू पेन, यानी कि लॉग विद द बेस 10 आर्ग्यूमेंट ए इज इक्वल्स टू 3.08, ए विल बी इक्वल्स टू 10 की पावर 3.08, यानी कि ये हो गया a is equals to 1202.264, 1202.264, यानी कि a की वैल्यू आपके पास आ गई 1202। ठीक है भाई, जिसको हम करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखेंगे। सो a विल बी इक्वल्स टू 1200। ठीक है ना भाई? तो इसमें ये शुरू के 3 नंबर्स आपके हो जाएंगे सिग्निफिकेंट, और बाद में जो जीरो है दिस विल बी इनसिग्निफिकेंट। तो मतलब यूं समझो कि 1202 की जो वैल्यू है, इसको भले से अगर करेक्ट टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर लिखा जाए, फॉर एग्जांपल जस्ट एज एन एग्जांपल बात कर रहा हूँ, अगर करेक्ट टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर बताओगे तो तब भी हो जाएगा 1200, और करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर बताओगे तो तब भी लिख दिया जाएगा 1200। करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर ए इज इक्वल टू 1200। ठीक है ना भाई? सो ये कहानी है। उसके बाद क्या कह रहा है भाई? उसके बाद पार्ट बी के बाद हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि व्हेन टी इज इक्वल्स टू टी द नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स इज 500,000 अकॉर्डिंग टू द मॉडल फाइंड द वैल्यू ऑफ टी। अब ये जो इक्वेशन हमारे पास आ गई है, इसको हम यहाँ पे इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, तो उसकी वर्किंग में कर लेता हूँ लेफ्ट पे विथ रेड पेन। तो इक्वेशन हमारे पास क्या है? ये log with the base 10 argument n is equals to 0.154 multiplied by t प्लस 3.08। कहता है कि जब t इज इक्वल्स टू t, तो सब्सक्राइबर्स जो हैं भाई, n कहते हैं हमारे पास नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स, n की वैल्यू क्या है? 5 लाख। 5 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए। तो हमने चेक करना है भाई कितने साल बाद जो है ये 5 लाख सब्सक्राइबर्स आए। 5 लाख सब्सक्राइबर्स अचीव करने के लिए कितने साल लगे इसको? ठीक है ना भाई? तो n की जगह पुट कर देंगे 5 लाख, यानी कि log विद द बेस 10 आर्गुमेंट 500,000। ठीक है, 500,000, दिस इज इक्वल्स टू 0.154 मल्टीप्लाई बाय कैपिटल टी प्लस 3.08। तो log विद द बेस 10 आर्गुमेंट 5 लाख, ये आ रहा है 5.69897004 माइनस 3.08 कर दें आप, तो ये हो रहा है 2.61897, यानी कि 0.154 मल्टीप्लाई बाई टी, दिस इज इक्वल्स टू 2.61897, यानी कि टी इज इक्वल्स टू 2.61897 डिवाइडेड बाय 0.154। So 2.61897 divided by 0.154, तो ये वैल्यू आ रही है 17.006। 17 साल लग गए भाई, 17 साल लग गए 5 लाख सब्सक्राइबर्स लेने के लिए। काफी लंबा टाइम हो गया है। सो
आंसर हमने बताना है टी का, एक ऑन एग्जैक्ट फॉर्म में आ रहा है। ठीक है भाई। सो टी इज इक्वल टू 17.0, करेक्ट टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर, जो कि बाय डिफॉल्ट रिक्वायरमेंट होती है। टी की वैल्यू आपके पास आ रही है 17.0, वरना अगर आप खाली 17 भी लिख देंगे तो भी इट्स कम्प्लीटली फाइन, या फिर 17.006 भी लिख के छोड़ दो। एग्जामिनर ऐसे केसेस में हल्का हाथ रख देता है, मार्किंग स्कीम मेंशन कर देता है AWRT, यानी कि AWRT का मतलब आंसर विच राउंड्स टू 17। फिर भी हमने क्या किया, करेक्ट टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर बता दिया, टी इज इक्वल टू 17.0। ये बात समझ आ रही है भाई? बताइए प्लीज। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 5। भाई कोई मसला यहाँ तक किसी को? यहाँ तक कॉपी हो गया? यस सर। अच्छा जी। क्वेश्चन नंबर 5 की क्या कहानी है भाई? स्क्रीनशॉट्स ले आऊँ मैं जरा स्क्रीन पे। शायद मैंने ये वाला सवाल आप लोगों को पीसी का जो टेस्ट नंबर 1 है उसमें दिया था, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। उसी तरह का सवाल है फिर, याद नहीं एग्जैक्टली कि यही था या दूसरा था। भारत। ये सवाल करते हैं 5 और फिर एंड करते हैं अभी क्लास। बाकी आप लोग प्रैक्टिस करो ये पेपर के सवाल, वरना एक रिकॉर्डिंग बना लूंगा या कल कंटिन्यू करेंगे, जो भी होगा। इस वीक में बस मैक्सिमम P3 के पेपर्स करने हैं उन्हें, जितने हो सकेंगे हमसे। बाकी जो जो सवाल आप लोगों को समझ नहीं आ रहे वो पूछते रहो वक्त के साथ साथ। उसके बाद हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं भाई। फिगर 2 shows a part of the graph with equation y is equals to fx, where fx is equals to absolute value of kx